कृषि दर्शन कार्यक्रम में किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, आप सबों को गंदरू भाई की तरफ से नमस्कार। साथ ही साथ झुमकी बहन का जोहार। तो झुमकी बहन, अभी वक्त हो चला है कृषि समाचार का। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारे साथ कृषि समाचार लेकर आप पहुंचे हमारे गौतम जी। तो चलिए कृषि समाचार सुनते हैं। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम। राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक प्रखंड में कृषि उपकरण बैंक बनाने की योजना शुरू की गई है। इस बैंक में वैसे कृषि यंत्र रखे जाएंगे जो आमतौर पर छोटे और सीमांत किसानों के पास उपलब्ध नहीं होते। किसान मामूली भाड़े पर इन कृषि यंत्रों का इस्तेमाल कर सकेंगे। जब से खेतीबाड़ी के काम में कृषि उपकरणों का इस्तेमाल होने लगा है, तब से उत्पादन में तो वृद्धि हुई ही है, काम करने की गति भी तेज हो गई है। आज की तारीख में कृषि यंत्र किसानों के लिए बहुत बड़ा मददगार साबित हो रहा है, लेकिन कई उपकरणों की ऊंची कीमत छोटे और सीमांत किसानों को उसका लाभ उठाने से वंचित कर देती है। सरकार की कोशिश है कि राज्य का कोई भी किसान आर्थिक तंगी के कारण कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से वंचित न रह जाए। इसी उद्देश्य को लेकर राज्य के सभी प्रखंडों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत अब छोटे और सीमांत किसान भी मामूली भाड़े पर कृषि उपकरणों का इस्तेमाल कर सकेंगे। झारखंड के संदर्भ में कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य में रासायनिक खादों एवं दवाओं का उपयोग अन्य राज्यों की तुलना में बहुत कम होता है। कई जिले तो ऐसे हैं जहां के किसान इनका उपयोग नहीं के बराबर करते हैं और इनकी खेती को जैविक खेती ही कहा जा सकता है। इन्हें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए प्रमाणीकरण की जरूरत है। जैविक खेती के प्रमाणीकरण के लिए सरकारी संस्थानों, गैर सरकारी संस्थानों और बैंकों को पहल करनी होगी। भूमि के प्रमाणीकरण के लिए बहुत सी प्रमाणीकरण संस्थाएं हैं जो कि राष्ट्रीय मानकों के अनुसार प्रमाणीकरण करती हैं, जिससे विश्व स्तरीय जैविक उत्पादन संभव हो सके और किसानों के आर्थिक और सामाजिक स्तर में भी सुधार हो सकता है। इस दिशा में जैविक खेती के तीव्र विकास और प्रसार के लिए राज्य सरकार ने त्वरित प्रयास शुरू कर दिया है। बैगन के फसल में अगर लाल मकड़ी का प्रकोप हो तो ग्रसित पौधों पर मकड़ी का जाला दिखलाई पड़ने लगता है। बैगन के फसल को लाल मकड़ी से बचाने के लिए डाइकोफॉल या इथियान या बोमाइट नामक कीटनाशी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना लें और छिड़काव करें। लाल मकड़ी बैगन के फसल में लगने वाला घातक कीट है। ये लाल लाल सूक्ष्म आकार के अष्टपदी प्राणी होते हैं जो बैगन पौधों के पत्तियों, कोमल डंठलों और पुष्प कलियों पर भारी संख्या में पाए जाते हैं। इस कीट से ग्रसित पौधों पर सूक्ष्म जाला दिखाई पड़ने लगता है। ये पौधों के कोमल अंगों का रस चूस जाते हैं, जिससे पौधे कमजोर पड़ जाते हैं और उपज में भारी कमी आ जाती है। बैगन में लगने वाले लाल मकड़ी कीट के रोकथाम के लिए डाइक्लोफॉल या इथियान या ओमाइट नामक कीटनाशी दवा 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। औषधीय पौधा कालमेघ से बेहतर उपज पाने के लिए कालमेघ के उन्नत प्रभेद सीम मेघा, AK1, IC 11-12-86, IC 11-12-87, IC 11-12-89, IC 47-18-90, JK1 और KI5 लगाएं। औषधीय पौधा कालमेघ का पंचांग यानी तना, पत्ती, फल, फूल और बीज उपचार के काम में आता है। कालमेघ यकृत वृद्धि, रक्त विकार, मलेरिया और चर्म रोगों के लिए रामबाण है। यह फसल 4 से 5 महीने में पककर तैयार हो जाती है। पौधों को काटकर छाया में ही सुखाना चाहिए। किसान कालमेघ फसल से ज्यादा पैदावार पाने के लिए AK1, JK1, KI5, सीम मेघा, IC 11-12-86, IC 11-28-7, IC 11-12-89 और IC 47-18-90 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इन प्रभेदों वाले कालमेघ की उत्पादन क्षमता 35 क्विंटल सूखी साग प्रति हेक्टेयर है। खेतों की पहली जुताई के लिए सबसे कारगर साधन है मोल्ड बोर्ड हल। इस हल में 10 सेंटीमीटर चौड़ा फाल लगा होता है जो खेतों की गहरी जुताई करता है। ये खासकर झारखंड के लिए विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित है और इसकी कार्यक्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि खेतों की पहली जुताई के लिए मोल्ड बोल्ड हल सबसे उपयुक्त हल है। इसके कई फायदे हैं। एक तो यह खेतों की गहरी जुताई करता है, दूसरा गहरी जुताई होने से नीचे की गहरी मिट्टी पलट जाती है
जिससे हानिकारक कीड़े ऊपर आ जाते हैं और धूप की गर्मी से खत्म हो जाते हैं। मोल्ड बोल्ड हल में 10 सेंटीमीटर चौड़ा फॉल लगा होता है और इसकी कार्य क्षमता 40 से 50 डिसमिल प्रतिदिन है। आज जो किसान हमसे जुड़े हैं वो अपने छोटे बड़े सभी खेतों के साथ इस तरह पेश आते हैं मानो कृतज्ञता प्रकट कर रहे हों। खेत, खेती और पैदावार के साथ इनका भावनात्मक जुड़ाव रहता है। यही वजह है कि वो अपने खेती के किसी भी काम को नज़रअंदाज नहीं करते हैं और इसका सकारात्मक परिणाम भी हासिल करते हैं। आज हम एक ऐसे सफल किसान से मिलवाने वाले हैं जिनका खेत और खेती से सिर्फ मतलब का रिश्ता नहीं है, भावना और सृजन का रिश्ता है। ये पैदावार को सिर्फ मशक्कत का अंजाम नहीं मानते, उसे खेतों से मिला उपहार मानते हैं। उर्वरा शक्ति को बढ़ाने और बचाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं और बदले में शानदार उपज पाते हैं। हमको खेती में बहुत ही पसंद लगता है। खेती जैसा कोई और मेरा उपाय नहीं है, इसलिए मैं खेती ही करना चाहता हूँ। खेती से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और मैं खेती बाड़ी से बहुत परिवार को अच्छा से चला रहा हूँ। आप लोग भी हमारा जैसा खेती बाड़ी कीजिए और खुशहाल रहिए। और अब एक नज़र राज्य के 3 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 3 प्रमुख नगरों के दर्ज तापमान इस प्रकार हैं। रांची का न्यूनतम तापमान 10.5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22.7 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 16.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का न्यूनतम तापमान 10.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 22.3 डिग्री सेल्सियस। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में दर्ज किए गए विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव इस प्रकार हैं। चावल मोटा 1900 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2150 रुपए से 2275 रुपए, चावल उत्तम 2350 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1400 रुपए से 1500 रुपए, चना 4900 रुपए से 5150 रुपए, दाल अरहर 6200 रुपए से 6900 रुपए, दाल मसूर 4150 रुपए से 4550 रुपए, दाल चना 5800 रुपए से 6300 रुपए, सरसों तेल 10200 रुपए से 10300 रुपए, चीनी 3600 रुपए से 3750 रुपए, आलू 1350 रुपए से 1450 रुपए और प्याज 1200 रुपए से 1300 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तो भाई हमने जाना कृषि समाचार से संबंधित जो जानकारियां थी वो हमने बिल्कुल जानकारी मंडी ली। के भाव के बारे में जाना, मौसम के मिजाज के बारे में जाना, तरह तरह की खेती बाड़ियों के बारे में भी जाना। अब वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है।
तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ। विराम के बाद एक बार फिर से किसान भाइयों का स्वागत है। किसान भाइयों, हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी और ये जानकारी का पिटारा हम तभी खोलेंगे जब हम जाएंगे गांव की ओर, क्योंकि वहां मंगरा दादा और कारू दादा हमारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो झुमकी बहन, चला जाए फटाफट गांव की ओर। चलना है, चलिए। हम सब गांव में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे कारू दादा और मंगरा दादा। तो भाई, कार्यक्रम में कारू दादा और मंगरा दादा का स्वागत भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही। और किसान भाइयों, आपको भी इंतजार रहता है कारू दादा और मंगरा दादा का, क्योंकि इनके माध्यम से हम आपको जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आज जानकारी का सिलसिला हम शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे कि किसान भाइयों, यदि आप कीटनाशी दवाओं का छिड़काव करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें आप सावधानी बरतें। और क्या सावधानी बरतना है ये हम जानकर दूर रखना है। बिल्कुल, बच्चों से दूर रखना है, जानवरों से दूर रखना है। और जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो किस तरह से उसका इस्तेमाल करें ताकि उसका अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिल सके, और साथ ही साथ जो उसका दुष्प्रभाव है वो किसानों को। और ये भी होता है दादा कि अगर कोई फलाना फसल है, टमाटर है, गोभी है, बैगन है, आलू है, तो उसके साथ ये भी बताया जाता है कि हम अगर कीटनाशी दवा का छिड़काव किए हैं तो कुछ घंटा, कुछ दिन, कुछ उसका समय निश्चित होता है कि उतना समय के अंदर में फसल को नहीं तोड़ना है, नहीं खाना है। बिल्कुल ऐसा भी रहता है। हमारे किसान भाई इसका भी ख्याल रखिएगा। बिल्कुल। और दादा बोलिए अभी आपका कहना चाहिए। तो चलिए इस विषय पर हम जानकारी ही दिला देते हैं किसान भाइयों को। जी। हम सभी किसान भाइयों को कीटनाशकों, उर्वरकों व अन्य संबंधित उपकरणों के इस्तेमाल करने से संबंधित जानकारियों के साथ साथ कुछ सावधानियां बरतने संबंधी जानकारी प्रदान करेंगे, अन्यथा कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम कीटनाशकों और संबंधित उपकरणों का उचित ढंग से इस्तेमाल करें और अधिकतम लाभ के हकदार बने। इसके लिए जरूरी है कि हम कुछ हिदायतों का पालन करें, जैसे कि कीटनाशक को खरीदते समय उसकी असली पैकिंग और उस पर लिखी एक्सपायरी डेट की जांच अवश्य कर लें। कीटनाशकों और खाद्य वस्तुओं का साथ साथ परिवहन ना करें और ना ही उन्हें एक स्थान पर साथ साथ रखें। कीटनाशक को सिर पर रखकर, कंधे पर रखकर या फिर पीठ पर रखकर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि इसके प्रभाव में आने वाले व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। कीटनाशक लाने ले जाने में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन को पानी से अच्छी तरह अवश्य धोएं, अन्यथा उसमें रखी जाने वाली वस्तुएं भी खराब हो सकती हैं। साथ ही इस वाहन का उपयोग अन्य खाद्य वस्तुओं के रखने के लिए ना करें, अन्यथा इसके विषैले प्रभाव के कारण बड़ी दुर्घटना हो सकती है। कभी कभी तो इस कारण मृत्यु भी हो सकती है। इस बात को हमेशा याद रखें कि कीटनाशक को घर से दूर स्टोर करें और उस जगह को ताला लगाकर रखें जहां कीटनाशक रखा गया है। कीटनाशक का इस्तेमाल करने से पहले उसके डिब्बे पर संलग्न पत्रक पर लिखी जानकारी अवश्य पढ़ें और इसकी उचित खुराक का ही इस्तेमाल करें। ये भी जरूरी है कि हम कीटनाशक की उचित मात्रा का ही प्रयोग करें। इसकी कम या ज्यादा मात्रा फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। कीटनाशकों का घोल तैयार करते समय व उनके छिड़काव के समय हमेशा याद रखें कि बच्चे और जानवर इसकी पहुंच से दूर रहें, अन्यथा परेशानी हो सकती है। कीटनाशक घोल बनाने के बाद इसका इस्तेमाल शीघ्र कर लें, अन्यथा इसकी उपयोगिता कम होती चली जाती है। विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार उपयुक्त उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। कीटनाशक की मशीन व अन्य उपकरणों की जांच करने के बाद ही कीटनाशक का छिड़काव करें और साथ ही अपने शरीर को कपड़ों से जरूर कवर कर लें। कीटनाशक को स्प्रे करते समय सुरक्षात्मक वस्तुओं का प्रयोग करें, जैसे कि दस्ताने, फेस मास्क, एप्रन आदि।
इस बात का भी हमेशा ध्यान रखें कि कीटनाशक का छिड़काव बरसात आने की संभावना के समय या बरसात के एकदम बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि कीटनाशक का असर इन दिनों में ठीक ढंग से नहीं हो पाता है। कीटनाशक के छिड़काव के समय खान पान ना करें और ना ही धूम्रपान का प्रयोग करें, अन्यथा कीटनाशक आपके शरीर के अंदर पहुंचकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा कीटनाशक का छिड़काव करते समय खाने की चीजें खेत पर ना रखें, अन्यथा कीटनाशक के प्रयोग से खाद्य वस्तुएं भी विषैली हो सकती हैं, जो हमारे जीवन के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। यदि कीटनाशक का छिड़काव करते समय इसके जहर के संकेत शरीर पर दिखने लगे तो तुरंत प्राथमिक चिकित्सा के जरिए इस और जांच कराते समय डॉक्टर को खाली कीटनाशक के डिब्बे को अवश्य दिखाएं, ताकि उसके प्रभाव का उचित ढंग से निदान किया जा सके। कीटनाशक का छिड़काव की गई भूमि पर चेतावनी के संकेत अवश्य लगाएं, ताकि बचा जा सके। कीटनाशक के इस्तेमाल के बाद डिब्बे को तोड़कर बंजर भूमि में गहरा गड्ढा खोदकर दबा दें या फिर न कर दें। कीटनाशक का उपयोग करने के उपरांत व भोजन करने से पहले हाथ और मुंह साबुन से अवश्य धोएं। यदि हम सावधानी नहीं रखेंगे तो कीटनाशक हमारी त्वचा और शरीर को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं और शरीर में प्रवेश करने से सांस लेने की समस्या के साथ साथ शरीर के अंदर भी कई प्रकार के विकार हो सकते हैं। जी हाँ, यदि हम खेती बाड़ी करते समय सही व उचित मात्रा में कीटनाशकों का उपयोग बचाव के तरीकों को अपनाते हुए करेंगे तो न केवल हम अपनी पैदावार बढ़ाने में कामयाब हो सकेंगे, बल्कि विकास और खुशहाली लाने में भी कामयाब हो जाएंगे। और ये सब संभव होने लगेगा यदि हम सभी कृषि की छोटी छोटी लेकिन उपयोगी नीतियों और पद्धतियों का इस्तेमाल आधुनिक ढंग से करते हुए आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, कृषि उपज बढ़ाने के लिए उचित जानकारी के साथ चलने में ही समझदारी है। भाई जानकारी काफी अच्छी थी, बिल्कुल। और इस जानकारी का जो ख्याल है वो उपयोग करेंगे तो किसान भाइयों को लाभ तो मिलेगा ही और उनका स्वास्थ्य लाभ भी होगा। बिल्कुल सही कहा। तो लाभ का बात कर रहे हैं ना, तो एक तो लाभ बहुत एकदम शानदार है। क्या 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 दादा, मैंने कौन चीज लाभ? कौन चीज लाभ? खेती खेती खेती। ये तो ऐसा बोलते हैं, क्या मैंने गलती कर दी है हमको। ऐसा खेती है ना कारू भाई। हाँ। तो समेकित खेती, हाँ वही समन्वित कृषि प्रणाली, जिसके अंदर में सब कुछ शामिल होता है। खाली धाने गेहूं उपजाना नहीं, गरू छगरी को पोसना, बतख मुर्गी को पोसना और फल के साथ साथ फूल का भी खेती करना, माने पूरा मिला करके टोटल खेती। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, टोटल खेती। यानी जब हम इन तमाम चीज़ों से जुड़ते हैं तो एक दूसरे से हम उसका संबंध भी स्थापित करते हैं कि किस तरह से, जैसे गाय गोबर देती है तो हम उसका इस्तेमाल खेतों में करते हैं, खेतों से जो उपजाते हैं उसका इस्तेमाल गायों के लिए होता है। तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को भी होनी चाहिए। हाँ, तो हम खाली ना माने इतने सुना सुनाया जानते हैं, ढेर विस्तार से तो हमको भी नहीं मालूम। चलिए तो ढेर विस्तार से हम जानकारी उपलब्ध करा देते हैं आप लोगों को, क्यों झुमकी बहन? बिल्कुल, चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर बीके झा जी के पास और जानकारी लेते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाइयों को बताइए कि की जो कृषि प्रणाली है वो क्या है और इसको कैसे किया जाए? किसान भाइयों, जैसा आपने सुना, समेकित कृषि प्रणाली यह एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें हम कृषि में किसी की जो वर्गीकरण बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आपकी जैसे कि 1 एकड़ की मॉडल हो या 1 हेक्टेयर की मॉडल हो, तो उसमें आप विभिन्न फसलों को 1 एकड़ में आप उसको ऐसे समायोजित करते हैं ताकि इसमें आपकी जो है पोषक तत्व की जो पूर्ति है वो हो रही है, साथ में आपकी मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो आपका समृद्ध हो रही है, और साथ में जो हम आर्थिक आय की बात करते हैं तो वो आर्थिक आय इसमें ज़्यादा मिलती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जैसे कि आप जब हम समेकित कृषि प्रणाली की बात करते हैं तो इसमें कृषि के साथ साथ जैसे मछली पालन है, पशुपालन है, मुर्गी पालन है, जो भी वैकल्पिक आय के साधन हैं तो वो भी इसमें हम इस हम समेकित कृषि प्रणाली में अपनाते हैं, जिससे कि हम किसान भाइयों आज की जो समस्याएं हैं कि आपकी अधिक उपज कैसे प्राप्त हो, साथ में रोज़गार सृजित कैसे हो,
साथ में हम अगर कम क्षेत्रफल में अधिक आमदनी कैसे लें, तो इन सभी चीज़ों के लिए किसान भाइयों आपको समेकित कृषि प्रणाली को अपनाना होगा। ये तो बात हुई डॉक्टर साहब की समेकित कृषि प्रणाली है क्या। अब बताइए कि इसको हमारे किसान भाई जो हैं वो कैसे करेंगे। किसान भाइयों, इसमें समेकित कृषि प्रणाली के लिए आपको उसके पहले जो भी आप ये समेकित कृषि प्रणाली आप अपने खेतों में अपनाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे प्रथम यह देखें कि आपके पास जो उपलब्ध भूमि है वो कितनी है। अगर आपके पास 1 एकड़ है तो ये बहुत अच्छा है आपको कृषि समेकित कृषि प्रणाली के लिए, और इससे ज़्यादा है तो इसके लिए और भी आपके लिए फ़ायदे रहेंगे। लेकिन कम से कम अगर 1 एकड़ का मॉडल है तो इसमें विभिन्न फसलों का आप समायोजन कर सकते हैं। जैसे कि आप समेकित कृषि प्रणाली अपना रहे हैं तो आप उसमें यह देखें कि आपके जो क्षेत्र हैं तो उसमें आपके मिट्टी के अनुकूल किस प्रकार की फसलों को आप अधिक प्राथमिकता देंगे। जैसे कि सब्जी आधारित है या फल आधारित है, या कोई फसल दलहनी फसल या तिलहनी फसल या अनाजीय वर्गीय फसल, तो इसमें आपको यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जो आपकी ज़मीन है वो किसके अनुकूल ज़्यादा उत्पादन देने के लिए है। तो अगर जैसे कि आप सब्जी, चूँकि झारखंड में हमारी सब्जियां का उत्पादन अधिक हो रहा है और सब्जी के लिए अनुकूल मिट्टियां भी हैं, तो ऐसे में अगर आपके पास है तो आप ज़्यादा क्षेत्रफल जो है 1 एकड़ में आप जो है वो सब्जी के लिए रखें। साथ साथ आप फलों को भी उसमें वर्गीकृत करें, दलहनी फसलों को भी करें, तिलहनी फसलों को भी करें, अनाज वर्गीय फसलों को भी करें। पशुओं के चारा हेतु भी आप उसमें जगह रखें, और साथ में जैसे कि आप उसमें हमारी जो 1 एकड़ की जो मॉडल हैं तो उसमें आप देखेंगे जैसे बॉर्डर है हमारा, जो उसकी बाउंड्री है, तो उस पे जैसे कि बहुत अच्छे आजकल पौधे आगे जैसे टेफ्रोशिया है, तो वो आप उसको पशुओं के चारा के लिए भी पत्तियां इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो जैसे फ्लेमिंजिया की स्पीशीज़ हैं तो ये अपने आप बॉर्डर पे लगाएंगे तो साथ में क्या होगा कि आपको इससे आप लाभ उत्पादन भी कर सकते हैं। साथ में कुछ क्षेत्रफल जो आपका रहता है उसमें आप उसमें पशुपालन के लिए आप उसमें पशुओं के लिए घर बनाएं। साथ में जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है, या आपका कंपोस्ट के है, या आपका फिर मुर्गी पालन है, या फिर तालाब के, जैसे आपके अगर भूभाग में अगर निचले भूभाग जहाँ हैं तो वहाँ पे आप उसको तालाब बना लें। और साथ में जो बरसात के पानी जो हमारे इकट्ठा होती है, जो आपके खेतों से बह के चला जाता है, तो आप उस स्लोप के अनुसार आप ऐसी जगह पे तालाब का भी निर्माण करें, ताकि जो आपकी बरसात की जो पानियाँ आ रही है, जो रन ऑफ वाटर हो रहा है, वो आपके उस तालाब में इकट्ठा हो। और साथ में उसमें जो है आप मछली का पालन करें। और साथ में जैसे कि आप तालाब के जो बंड बनाते हैं तो उसके ऊपर आप छोटे फलदार वृक्ष लगा लें, जैसे आम, अमरूद, जो छोटी बौनी किस्में हैं तो वो आप लगाएं, और साथ में सब्जियों की खेती करें। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे आपके 1 एकड़ मॉडल में, तो इसमें सभी तरह के फसलों की जो है आपके पास एक तो पोषक तत्व आपको मिलेंगे, साथ में अगर एक फसल आपकी कमज़ोर रहती है तो दूसरी फसल उसकी भरपाई करती है। तो इस तरीके से आप समेकित कृषि प्रणाली में इन सभी चीज़ों का समावेश करता हुआ आप एक समेकित कृषि प्रणाली अपना सकते हैं, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब हमारे किसान भाइयों को बताइए कि झारखंड के परिवेश में इसकी क्या संभावना है। किसान भाइयों, जैसे कि हमारे झारखंड में आप देखेंगे कि जैसे आपकी जो भूभाग हैं तो उसमें जैसे कि बहुत से ऐसे भी आपके क्षेत्रफल हैं जहाँ पे कि प्राकृतिक तौर पे जो आपके हैं वो जैसे कि बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो कि लाह उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त हैं। तो उस केस में आपके पास अगर 1 एकड़ मॉडल में अगर आपका जैसे कुछ लाह के पेड़ हैं और साथ में आपके पास जो ज़मीन है, तो उस ज़मीन में जैसे कि आप सब्जियों की खेती कर लें। और इस तरह से जो सभी तरह के हमने जो जानकारी दी कि उसमें जैसे कि आप दलहनी है, तिलहनी है, या अनाज वर्गीय है, या चारा है, तो इस तरीके से फलों की खेती है, फलों में आप अंतर्शस्त्र क्रियाएं करें। तो इसमें झारखंड के परिवेश में समेकित कृषि प्रणाली, क्योंकि किसान भाई ऐसे भी आप उसमें जो आप खेती करते हैं तो इन सभी जो कंपोनेंट्स हैं तो उसको आप अलग अलग ढंग से करते हैं। लेकिन अगर आप एक प्लेटफॉर्म पर करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी रिसाइकलिंग है, जिसको हम सब कहते हैं, जैसे कि आपने धान लगाया अनाज वर्गीय में, तो धान के जो बाई प्रोडक्ट आ रहे हैं, जैसे पुआल आ रहे हैं या धान की जो भूसी आ रही है, तो उसको आप वापस जो है अपने पशुओं के चारा में इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उसको फिर मल्चिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप उसकी भूसी को आप मछलियों के आहार में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से, या उसकी जो आप गाय पालते हैं तो उसकी जो आपकी गोबर आती है तो उससे आप कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं, उससे आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो रिसाइकलिंग हम कहते हैं, तो इसमें आपका कोई भी चीज़ बर्बाद नहीं जाता है समेकित कृषि प्रणाली में। और हर जो इसमें जो भी घटक हैं आपके, तो उसका जो बाई प्रोडक्ट होता
होता है तो वो आपका एक तरह से जो हम उर्वरक जो हम रासायनिक खादों पे ज़्यादा निर्भर करते हैं, तो उस तरह से आप इसमें जो हमारे बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें जितने भी आप खरपतवार आ रहे हैं, तो इसको आप अपने जैसे कि वर्मी कंपोस्ट है तो केचुआ विधि से आप उसको खाद में परिवर्तन कर सकते हैं, ताकि आपकी जो बाहर की जो डिपेंडेंसी रहती है उर्वरक रासायनिक उर्वरकों पर, तो वो आपकी कमी होगी। और साथ में जब इसमें हम फसल चक्र, चाहे हम अनाज वर्गीय लेते हैं या दलहनी या तिलहनी या सब्जियां भी लेते हैं, तो इसमें खरीफ रबी जायद, तो इस तीनों में हम लोग सब जो है वो पूरे साल भर इसमें खेती की प्रणाली अपनाते हैं। तो इसकी वजह से आपकी जो है वो खेत से जो आमदनी आनी चाहिए वो आपको प्रति एकड़ जो है 75,000 से 1 लाख तक कम से कम आपकी आमदनी आ सकती है प्रति वर्ष के हिसाब से। तो इसलिए जो आपका एकीकृत कृषि प्रणाली है उसमें आपका एक तो मिट्टी जो हम अपनी वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं या कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं या जो हमारी बायोमास प्रोडक्शन आ रही है, तो इन सबों को हम जब कार्बनिक खादों में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वैसे में आपकी जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है, तो ये भी हमारी उर्वरक शक्ति जो है मिट्टी की जो है वो नियमित रहती है और इसमें बढ़ोतरी होती रहती है, ताकि इस तरह से एकीकृत फसल जो हम प्रणाली अपनाते हैं किसान भाइयों, इसमें आपकी जैसे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, साथ में मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बनी रहती है, और साथ में जो अभी किसानों का जो पलायन हो रहा है गांव से, तो इन सभी चीज़ों को जब सिद्ध करें तो स्वाभाविक है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी। हाँ, लेकिन एकीकृत कृषि प्रणाली को अपनाने के लिए आपके पास जैसे वैकल्पिक स्रोत के लिए जो आप आय के लिए जाते हैं, जैसे मुर्गी पालन है, पशु पालन है, बकरी पालन है, मछली पालन है, या कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट तैयार करने की विधि है, तो इन सबों की आपको जो है तकनीकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, और किस समय में कौन से फसलों को लगाएं और किस समय पे लगाएं ताकि आपकी आमदनी जो है बाजार भाव की व्यवस्था से ज़्यादा मिले। इन सभी चीज़ों पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप बुझे ना एकदम आप समझे, लेकिन आप कम बुझते हैं। हाँ, क्या बुझे? ये बुझे कि अगर मान लीजिए मुर्गी पाले हैं, हाँ। तो मुर्गी का जो गंदगी होगा, जो बीट होगा, वो अगर तालाब में देंगे तो मछली खाएगी। अरे एकदम सही अच्छा। बुझे। और आपके साथ साथ हमारे किसान भाई भी बुझ गए होंगे, लेकिन अब हमें लगता है कि चलने की जल्दी है। बिल्कुल चलने की जल्दी है। जल्दी नहीं है, समय हो गया है। बिल्कुल सही दादा, तो समय के साथ तो चलना होगा ना। तो चलिए। तो चलते चलते हम अपना पता आपको जरूर बता दें, ताकि आप अपनी समस्याएं और सुझाव हम तक लिख करके भेज सके। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।